Hey friends, in this video we are going to study about the termination stage of DNA replication in eukaryotes. In the previous video we have already covered the initiation and elongation phase. Now in the termination stage what we need to study is that how the DNA replication ends and where it ends. So in the elongation stage we have already studied that we have a CMG complex which keeps on cutting the bonds between the double-stranded DNA and makes a bubble which is called as the replication bubble. And if we cut this bubble in half, we get a replication fork. And we know that this replication in eukaryotes is multi-repliconic, which means multiple ori sites are present in a linear double-stranded DNA. So here in this diagram we can see these are the multiple 3 oris over here we can see which are present in this DNA. And in the termination stage what we see is that all these ori, all these replication bubbles in last they meet each other and they merge into each other. So these oris they come when we see after elongation, after the synthesis of new strand of DNA, both these replication bubble they gradually come close to each other with the help of this complex which is the CMG complex, and they finally merge to form these two copies of the new DNA. So this is how the termination takes place. Now, if we study thoroughly, we get to know that this process takes place in a stepwise manner. It leads to first of all convergence, which means these portions, these ori regions with these replication bubbles, they converge, then encounter and then bypass. बाईपास मीन्स कि जो CMG कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है कि MCM जो है इसके अंदर जो कि हेलिकेज की तरह एक्ट करता है, ये हेलिकेज एक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करती जाती है और ये जो है हमारे पास ये जो कॉइल्ड पोर्शन है डबल स्ट्रैंडेड DNA का ये अनकॉइल्ड या अनवाइंड हो जाता है. अनवाइंड होने के कारण क्या होता है, यहाँ जो रेप्लिकेशन जो सिंथेसिस चल रही होती है न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA की वो कंटिन्यू होती रहती है और फाइनली क्या हो जाता है, ये मर्ज होके एक मतलब दो नए स्ट्रैंड्स DNA के बना देती है. तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं. हम अगर इस डायग्राम के अंदर इसको देखें तो हमें पता है हमारे पास एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है और ये दोनों जो है ऑपोजिट यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शंस में बनते हैं, विच मीन्स बाई डायरेक्शनल. तो यहाँ पे हम दो डायरेक्शंस देख सकते हैं. इसके अलावा हमें ये पता है कि यहाँ पे मल्टीपल प्राइमर्स लगते हैं लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जिनको रिमूव किया जाता है यूजिंग फेन, विच इज flap endonuclease 1. It's a kind of enzyme which removes this excessive part which is the RNA. और यहाँ पे DNA polymerase delta जो है लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करता है, जबकि DNA polymerase eta लीडिंग स्ट्रैंड पे काम करता है और इसका प्राइमर जो है वो रिमूव किया जाता है यूजिंग RNase H. तो यहाँ पे इस तरीके से जो है CMG कॉम्प्लेक्स पहले काम करता है. ये क्या करेगा, ये DNA को अनवाइंड करने का काम करेगा. इसका मतलब होता है डिसोल्यूशन, राइट, कि ये दोनों जो है आपस में, ये दोनों रेप्लिकेशन बबल्स आपस में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस CMG कॉम्प्लेक्स. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन होने के बाद होती है लाइगेशन. लाइगेशन मतलब ये जो स्ट्रैंड्स हैं, लैगिंग स्ट्रैंड्स हैं, इनके अंदर जो गैप रह जाते हैं, जैसे ये फ्लैप जो है, यहाँ मैंने जो प्रोसेस है इसका कॉन्टिन्यूएशन आगे दिखाया है कि ये जो है किस तरह से RNA प्राइमर एक फ्लैप की फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड से, ताकि ये लैगिंग स्ट्रैंड भी जो है वो एक कॉन्टिन्यूस न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA बन सके. तो यहाँ पे फ्लैप की मदद से रिमूव करके इसको एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बना दिया जाता है और जो बीच में गैप्स होते हैं, ये गैप्स जो बीच में आते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट के, उनको सील किया जाता है यूजिंग DNA लाइगेज. तो जैसे ही लाइगेज ने अपना लाइगेशन कर लिया, सीलिंग कर दी, उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड पूरी तरीके से बन गए.
अब पूरे दोनों स्ट्रैंड जो है न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो ये दोनों सिंथेसाइज हुए हैं, अब इसका मतलब ये है कि अब हमें किसी भी तरीके की एंजाइम्स की या प्रोटीन्स की या किसी भी कॉम्प्लेक्स की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं बची। तो जब इनकी ज़रूरत नहीं बची तो मतलब अब हमें इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिसएसोसिएशन ऑफ रेप्लिजोम। रेप्लिजोम का मतलब जो भी हमारे पास एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में काम आते हैं, उन सबको हम मिलाकर बोलते हैं रेप्लियोजोम। तो इस जो एक कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे के पूरे, जैसे कि हमारे पास ये डीएनए पॉलीमरेज ईटा है, डेल्टा है, ये सीएमजी कॉम्प्लेक्स है, इन सबको निकालना है। और इन सबको निकालने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं या जो हमारी जो मशीनरी है बॉडी की वो यूज़ करती है, दैट इज़ यूबिक्यूटिनेशन। तो यूबिक्यूटिनेशन परफॉर्म किया जाता है और सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे रिमूव कर दिए जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये जो MCM कॉम्प्लेक्स है, इन सबको क्या कर दिया जाता है, पॉलीयूबिक्यूटिनाइलेशन जो है वो कर दी जाती है इन सारे कॉम्प्लेक्सेस की, और ये रिमूव कर दिए जाते हैं। लास्ट में जो है एक चेकिंग होती है, उसको हम कहते हैं डीकैटिनेशन। डीकैटिनेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी वाइंडेड पोर्शन है जो कि अनवाइंड नहीं हुआ, या जो पूरी की पूरी इंटरविनिंग्स जो हैं अगर कोई भी बची हैं डॉटर स्ट्रैंड के अंदर, या कोई भी मतलब प्रॉब्लम बची है, कोई कॉइलिंग रह गई है, तो वो अनकॉइल नहीं हुआ या अलग नहीं हुए डॉटर स्ट्रैंड्स, या दो न्यू स्ट्रैंड्स बने हैं ये अभी भी आपस में टेंगल्ड हैं, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए डीकैटिनेशन की जाती है। और डीकैटिनेशन में एंजाइम यूज़ किया जाता है टोपोआइसोमरेज 2। टोपोआइसोमरेज का हमें पता है ये काम क्या करता है, इट कॉजेज निकिंग ऑफ। निकिंग ऑफ मीन्स एक कट लगा के जो है वो कॉइलिंग को कम कर देता है, या जो है कॉइलिंग जो है वो खत्म कर देता है। तो टोपोआइसोमरेज 2 इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीकैटिनेशन एंड दिस हेल्प्स इन सेग्रीगेटिंग द टू स्ट्रैंड्स। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम टोपोआइसोमरेज यहाँ पे लगा दिया जाता है तो ये दोनों स्ट्रैंड अनबाइंड होके आपस में अलग हो जाते हैं और आगे जो है काम चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाती है, फाइनली हमारे पास जो है क्या कहते हैं, टर्मिनेशन की जो है यहाँ पे काम एंड तक पहुंच जाता है। मतलब क्या होता है कि एक बहुत लंबा लीनियर डीएनए है, तो शुरू से यहाँ से शुरू हुई रेप्लिकेशन और होते होते यहाँ तक बन चुकी है। मतलब अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इसकी अब 2 कॉपीज बन चुकी हैं, एक कॉपी बन गई ये, एक कॉपी बन गई ये। अब ये टर्मिनल पार्ट पे आके, यानी कि यहाँ टर्मिनल पोर्शन तक आके ये टर्मिनेशन रुक जाती है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि टर्मिनेशन जो है इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द मर्जिंग ऑफ 2 एडजेसेंट रेप्लिकेशन फॉर्क्स एंड दिस इंक्लूड्स 4 स्टेप विच इज़ डिसोल्यूशन, जो कि मैंने बताया कि किस तरह से जो डीएनए के फॉर्क्स होते हैं वो अनबाउंड होते हैं सीएमजी कॉम्प्लेक्स की मदद से। देन लाइगेशन ऑफ द Okazaki fragments using DNA ligase, then the dissolution of repliosome. Repliosome is the total number of complexes and enzymes which are involved in the process of elongation of DNA. So they are removed, and they are removed by polyubiquitinylation that we can see over here, कि किस तरह से जो है रिमूव कर दिया जा सकता है हमारे पास रेप्लिजोम को। तो यहाँ पे MCM 227 कॉम्प्लेक्स जो कि हेलिकेज का काम करता है, उसके अलावा CDC48 सेग्रीगेज, इनको निकाला जा सकता है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो P97 है, ये इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है इन CMG एक्सट्रैक्शन। हमें पता है कि CMG क्या है, C डिनोट्स फॉर दी CDC, और हमारे पास M है MCM, एंड G जो है जिन्स हैं। तो ये जो हमने है इनिशिएशन में पढ़ लिया था कि वो क्या होते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। तो CMG कॉम्प्लेक्स के लिए P97 का यूज़ किया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा डीकैटिनेशन होती है यूजिंग टोपोआइसोमरेज 2। नाउ पूरा का पूरा टर्म, यहाँ जो हमने क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है,
अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि डीएनए जो है टर्मिनल तक आते आते उसने पूरी प्रोसेस कर ली है, मतलब उसने डीकैटिनेशन टर्मिनल एंड तक कर ली है। तो ये टर्मिनल पोर्शन तक जब डीकैटिनेशन की प्रोसेस पहुंच जाती है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इन टर्मिनल पोर्शंस पे जो है टर्मिनेशन स्टेज आ जाती है। और टर्मिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टीलोमियर्स। टीलोमियर्स के पास कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो कि हमारे क्रोमोसोम्स को जो है एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक तरह की कैपिंग होती है। तो ये जो टीलोमियर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर बिकॉज दे हेल्प टू प्रिवेंट क्रोमोसोम डिग्रेडेशन। ये क्रोमोसोम की डिग्रेडेशन, फ्यूजन या हमारे जीन के लॉस होने से बचाने का काम करती है। अब यहाँ पे जो है टर्मिनेशन की स्टेज यहाँ पे काम करती है डीएनए की रेप्लिकेशन की। तो यूजुअली क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लैगिंग स्ट्रैंड पे यूजुअली टर्मिनेशन की एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम एन टर्मिनल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड था और ये हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है, और लैगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल आरएनए प्राइमर लगे होते हैं। तो ये जो आरएनए प्राइमर हैं, हमें पता है कि इनको रिमूव किया जाता है इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड बाय फेन विच इज फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एंजाइम। तो ये जो है फ्लैप्स की तरह हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं ऐसे करके, और इनको फिर रिमूव कर दिया जाता है बाय फेन, क्योंकि और पीछे से डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आ रहा होता है, तो वो ये वाला पोर्शन भी कवर करके न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है और इनको निकालता जाता है। तो ये निकल गए। लेकिन हम एक और समस्या यहाँ पे देखते हैं, तो वो समस्या ये है कि अगर ये 5 प्राइम एंड भी जो है वो निकल गया बाय फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एंजाइम, ये 5 प्राइम एंड वाला भी आरएनए प्राइमर निकल गया, तो हमें पता है कि जो नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमेशा 3 प्राइम एंड से ही ऐड किए जा सकते हैं, क्योंकि 3 प्राइम एंड के पास क्या होता है, उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके किसी भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करके यहाँ बेस पेयरिंग करा सकता है। पर यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं ऐड किए जा सकते। तो होता क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रह जाता है, ये जब ये रिमूव कर दिया जाए तो इस तरह से हमारे पास ये बनती है न्यू डीएनए। अब ये जो नया डीएनए हमारे पास तैयार हुआ जिसमें लैगिंग स्ट्रैंड इन्वॉल्व था, वो वाला जो नया डीएनए हमारे पास जो कॉपी तैयार हुई है, उसमें हम देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है वो खाली और सिंगल स्ट्रैंडेड रह गया। तो इस पोर्शन को, ये जो 3 प्राइम एंड जो है ये क्या रह गया, खाली रह गया। इसके ऊपर वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स थे या स्ट्रैंड था वो नहीं है। तो ये 3 प्राइम एंड क्या हो गया, इसको हम ओवरहैंग पोर्शन बोलते हैं, 3 प्राइम ओवरहैंग। और इसके कारण क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोम एंड्स। तो इस कारण जो है हमारा क्रोमोसोम जो है विद एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हर बार जितनी बार भी रेप्लिकेशन होती है, धीरे धीरे करते करते ये जो है 3 प्राइम ओवरहैंग जो है वो कम होता जाता है, बढ़ता जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है जितनी बार प्राइमर निकलता जाता है उतनी बार हमारा ये जो लैगिंग स्ट्रैंड की जो कॉपी होती है वो छोटी होती जाती है, जिसके कारण हमारे जो वाइटल जीन्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आईज के आईसाइट का हो गया, हेयर्स के हो गए, टीथ के हो गए, तो इन सब में क्या हो जाते हैं, लॉस ऑफ जीन्स होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण एजिंग हो जाती है, मतलब बुढ़ापा आ जाता है। एपोप्टोसिस भी हम उसको कह सकते हैं, जिसमें हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आई साइट वीक हो जाती है, हमारे दांत जो हैं वो टूट जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, और हमारे रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पे, और फिर एनर्जी में हमारी लॉस होती है। तो ये सारे जो सेनिसेंस हैं, दिस इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाइटल क्या कह सकते हैं, वाइटल जीन्स, जो कि हमारे 3 प्राइम ओवरहैंग पोर्शन पे रह जाते हैं। अब इस शॉर्टनिंग को प्रिवेंट किया जाता है
एक एंजाइम की मदद से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम नोन एज टीलोमरेज एंजाइम। अब ये टीलोमरेज एंजाइम का क्या काम होता है, दैट वी विल सी। हमारे जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं इनको जो है टीलोमियर्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम टैग नाम से याद रख सकते हैं, TTA GGG, जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। तो ये जो टीलोमियर का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम्स पे, ये क्या करता है, हमारे क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे टर्मिनल पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो किसी दूसरे पास वाले क्रोमोसोम के साथ फ्यूज ना कर जाए, डिग्रेड ना हो जाए, तो उस चीज़ से बचाने में मदद करता है। और हमारे पास जो टीलोमरेज एंजाइम है, ये जो 3' ओवरहैंग का पोर्शन है, इसके जो जीन्स हैं वो कैसे हम इसको वेस्ट होने से बचा लें या इसको लॉस होने से बचा लें, उसका ध्यान रखता है टीलोमरेज एंजाइम। अब क्या है हमारे पास कि हम देखते हैं कि कैसे टीलोमरेज एंजाइम जो है अपना एक्शन करता है। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होते हैं उनके जो टीलोमेरिक रीजन्स होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं विद ईच राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे जैसे जितनी बार डीएनए की रेप्लिकेशन होती जाएगी वैसे जो है धीरे धीरे करके जो क्रोमोसोम्स की जो रीजन्स हैं, टर्मिनल रीजन्स हैं, वो क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, जिसके कारण सेनिसेंस या एपोप्टोसिस होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं या जर्म लाइन होती है और जो कैंसर सेल्स होते हैं, इनमें जो टीलोमरेज एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्टिव होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स के जो एंड्स होते हैं वो कभी भी लैगिंग स्ट्रैंड वाले पोर्शन में कभी भी कम नहीं होते। मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ जीन्स नहीं होता इन केस ऑफ जर्म लाइन एंड कैंसर सेल, जिसके कारण अगर लॉस ऑफ जीन नहीं होगा तो मतलब उतने प्रोडक्ट बनते जाएंगे, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड वॉट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज, वो सब पूरी होती जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो सेल है वो इमॉर्टल हो जाएगा अगर टीलोमरेज एंजाइम हमेशा के लिए वर्क करेगा। बट टीलोमरेज क्योंकि नॉर्मल सेल्स के अंदर पूरे टाइम वर्क नहीं करता और ना होता है, तो यहाँ पे जो टीलोमरेज एंजाइम है वो हमारे स्टेम सेल्स और कैंसर सेल्स में काम करता है। अगर हम टीलोमरेज एंजाइम के ऊपर देखें तो टीलोमरेज एंजाइम है, दिस इज एक्चुअली अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच हैज अ आरएनए टेम्पलेट। टीलोमरेज क्या है, एक आरएनए का टेम्पलेट है और एक प्रोटीन है आसपास, मतलब एक टेम्पलेट आरएनए का और उसके साथ जो लगी प्रोटीन है उसको हम बोल देते हैं टीलोमरेज। और ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जिसको हम टेम्पलेट एनकोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, यानी कि TER, टेम्पलेट एनकोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल, टेम्पलेट एनकोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल। और ये क्या करता है, ये एक्सटेंशन करता है टीलोमेरिक डीएनए की। यहाँ पे जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है टीलोमरेज एंजाइम का, जो बेसिक प्रोटीन कंपोनेंट है टीलोमरेज का, उसको कहते हैं टर्ट, विच इज टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो टर्ट इज द बेसिक प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ टीलोमरेज। और यहाँ पे जो आरएनए टेम्पलेट है उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ह्यूमंस के अंदर, विच इज़ AUCC AAUC। तो ये एक पर्टिकुलर, एक वेरी स्पेसिफिक जो है एक सीक्वेंस है आरएनए टेम्पलेट का ह्यूमंस के अंदर इन केस ऑफ टीलोमरेज एंजाइम। Now here with the help of this diagram we will understand how this telomerase enzyme actually helps to prevent the loss of genes in the 3' overhang region. So we see that this is the overhang region. अब क्या करेगा, टीलोमरेज एंजाइम जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर आएगा और अपना वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो शो करेगा, जिसके कारण ये जो 3' ओवरहैंग है वो इसको कॉपी करना नीचे से शुरू हो जाएगा। जब ये इसको कॉपी करेगा तो यानी कि इसके पास ये एक्सटेंड हो जाएगा। टीलोमरेज एंजाइम क्या करेगा, वो हमारे डीएनए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था उसी को एक्सटेंड करता जा रहा है, वो लैगिंग स्ट्रैंड को एक्सटेंड नहीं करेगा, वो टेम्पलेट या पेरेंट स्ट्रैंड को ही एक्सटेंड करेगा। और जब ये पेरेंट स्ट्रैंड फिर से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा तब लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो फिर से अपना एक प्राइमर इंट्रोड्यूस कराएगा। तो ये जो है आरएनए प्राइमर ग्रीन पोर्शन में इंट्रोड्यूस कराया, तो उसके कारण क्या हुआ कि आगे जो है फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए गए बाय द डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा।
तो इससे क्या होगा कि जो 5 प्राइम एंड के यहाँ पे जो ओवरहैंग रीजन था, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक जो ओवरहैंग रीजन बचा हुआ था, ये वाले ओवरहैंग रीजन्स के ऊपर भी जो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आ जाएंगे, तो जिससे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट जीन्स, जो मेन वाइटल जीन्स थे, उनका लॉस नहीं होगा। लेकिन फिर से ये आरएनए प्राइमर को तो रिमूव होना पड़ेगा। तो आरएनए प्राइमर जब रिमूव हो जाएगा तो फिर से जो है 3 प्राइम जो एंड होगा वहाँ पे ओवरहैंगिंग आ जाएगी। तो 3 प्राइम ओवरहैंग आ जाता है पेरेंट टेम्पलेट में। और ये जो ओवरहैंग रीजन है, अब ये क्या करेगा, दिस ओवरहैंग पार्ट फॉर्म्स टी लूप। ये एक लूप बना लेगा, मतलब ऐसे घूम के ऐसे एक लूप बना लेगा। ये क्योंकि ओवरहैंग पोर्शन है तो खुद को ऐसे टर्न करके लूप बना लेता है, और लूप बनाने में मदद करती है शेल्ट्रिन प्रोटीन। सो शेल्ट्रिन प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टी लूप इन द 3 प्राइम ओवरहैंग पार्ट ऑफ द डीएनए। तो अब हम देखेंगे कि ये टी लूप क्या होता है और ये शेल्ट्रिन प्रोटीन जो है इसमें कैसे मदद करता है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि टी लूप बनाते हैं या इनहिबिट करते हैं। सो हेयर वी हैव दिस डायग्राम ऑफ टी लूप। यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर में है ये हमारा जो है लैगिंग स्ट्रैंड है, जबकि ये जो रेड कलर में दिखाया गया है ये हमारा टेम्पलेट डीएनए है, पेरेंट डीएनए है। तो ये जो पेरेंट डीएनए है जब ये ओवरहैंग हो जाता है तो खुद को टर्न करके टी लूप बना लेता है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो रेड वाला पोर्शन है इसने खुद को किस तरह से एक लूप बना के इस तरह से बाउंड कर लिया। तो ये टर्मिनल जो लूप बना है इसको हम बोलते हैं टी लूप, जो कि ओवरहैंगिंग के कारण बनता है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मौजूद हैं जिनको हम सिर्फ एक बार देख के याद कर सकते हैं। यहाँ पे G4 है जो कि इनहिबिट करता है टीलोमियर की रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को। यानी कि टीलोमियर जो है वो रेप्लिकेट ना हो, ना ही उसको कॉपी किया जा सके बाय mRNA, और ना ही उसकी कोई सिंथेसिस हो सके। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद होता है, G4। Then over here we have a region which is called as TERRA टेरा। यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्मेशन होती है। और मैंने क्या बताया था कि टी लूप जो है वो शेल्ट्रिन प्रोटीन की मदद से बनता है। तो यहाँ पे जो शेल्ट्रिन प्रोटीन है ये जो है इन कंपोनेंट्स की बनी होती है। यहाँ पे हम ये नीचे वाला पोर्शन देखते हैं, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का जो कि लैगिंग स्ट्रैंड है ऑब्वियसली, और ये हमारे पास मेन टेम्पलेट है रेड कलर में जो कि ओवरहैंग्ड है। तो यहाँ पे जो लूप बनता है वो कुछ फैक्टर्स की मौजूदगी से बनता है। तो शेल्ट्रिन में जो मेन फैक्टर्स होते हैं शेल्ट्रिन प्रोटीन के, दैट इज TRF1 एंड TRF2। जो TRF1 और TRF2 है ये याद रखना टीलोमरेज एक्टिविटी शो करते हैं, जबकि TIN1 क्या करता है, ये स्टेबलाइजेशन ऑफ शेल्ट्रिन लेंथ रेगुलेशन। तो इसका TIN2 का काम होता है, जबकि TPP1 का काम है टीलोमरेज एंड POT1 की रिक्रूटमेंट करना। अब ये TPP1 क्या करेगा, टीलोमरेज की रिक्रूटमेंट करेगा और POT1 की भी रिक्रूटमेंट करेगा, जबकि POT1 जो है वो इनहिबिट करता है ATR, मतलब कि लूप बनाने से जो है इनहिबिट करने का काम करता है POT एंड RAP। जबकि ये जो हमारे पास रेड पोर्शन यहाँ पे जो टी लूप है यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है शेल्ट्रिन प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, जो कि मदद करता है टी लूप बनाने के अंदर। और यहाँ पे POT1 एंड RAP जो है वो इनहिबिटर का काम करते हैं, और मेन कंपोनेंट है TRF1 एंड TRF2 जो कि यहाँ पे बनाने का काम करते हैं टी लूप को। तो दिस इज अबाउट द टी लूप। अगर हम टीलोमियर्स के रीजन्स पे देखें तो किस तरह से एजिंग होती है, जैसे ये ब्लैक पोर्शन हमने दिखा रखा है विच इज़ अ कैप, इट्स एक्चुअली टीलोमियर। तो जैसे जैसे एजिंग होती है हम देख सकते हैं कैप जो है वो डिक्रीज करती जाती है, और जो जीन्स हैं वो भी लॉस होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं रहती। तो इसके कारण जो है एजिंग हो जाती है और हमें जो है सिम्टम्स इसके दिखते हैं। So this is all about telomere and also the termination part of DNA in replication। तो इस तरह से जो है इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन होती है जब हम DNA replication देखते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। So I hope that you like this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.